तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। एक साल किसान आंदोलन का, और एक साल में उस किसान ने अपने 700 भाइयों को गंवाया। उस किसान को तुमने बदनाम किया, सरकार ने टारगेट किया, मगर एक साल बाद उसी सरकार को झुकना पड़ा किसान के सामने। तुम्हें इस किसान का हौसला देखना है? सिंघू बॉर्डर का यह वीडियो देखो। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, देश भर में किसान एकता, बोले सोनिहाल। ऐसे किसान का हौसला तुम कैसे तोड़ पाओगे? कैसे तोड़ पाओगे? और जानते हो, इस मौके पर भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मीडिया की बेहूदगी खत्म नहीं हुई है। अब भी किसान की लंबी लड़ाई है, क्योंकि इस सरकार के कहने पर अब भी उस किसान को बदनाम किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं। अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है जी हिंदुस्तान का एक वीडियो। आप देखिएगा दोस्तों, जब यह वीडियो मैं चलाऊंगा तो आप देखिएगा न्यूज चैनल क्या क्या शब्द किसानों के बारे में चला रहा है, और यहां पर आप देखिएगा इंटरव्यू किया जा रहा है किसान नेता राकेश टिकैत का। तो यह वीडियो अब आपके स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों। हुड़दंग के एक साल, दिल्ली बॉर्डर पर बवाल, दिल्ली में अय्याशी वाले अड्डे के एक साल, बक्कल गैंग रिटर्न, बंधक गैंग के एक साल, मेरी दिल्ली बेहाल, बीत गया एक साल, मेरा रास्ता कब बहाल, एक साल तक घमासान, दिल्ली में नकली किसान, दिल्ली बंधक के एक साल। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह से किसान को अब भी बदनाम किया जा रहा है। और यह वो चैनल कर रहा है दोस्तों जिसका नाम जी न्यूज है। यह वो चैनल कर रहा है जिसे एक नहीं कम से कम 2 बार माफी मांगनी पड़ी थी। एक बार प्रोफेसर गौहर रजा से, जिन्हें उन्होंने अफजल प्रेमी गैंग बताया था, और एक बार सुशांत सिंह राजपूत में रकुलप्रीत सिंह को टारगेट करने के लिए ने बाकायदा माफी मांगनी पड़ी थी। मगर इनकी बेहूदगी खत्म नहीं हो रही है दोस्तों। दिल्ली में अय्याशी वाले अड्डे के एक साल। मैं चुनौती देना चाहता हूं, जब यह रिपोर्टर इंटरव्यू कर रहा था राकेश टिकैत से, क्या यह उसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता था किसानों के खिलाफ? और इनका यह नंगा खेल अब भी जारी है। देखिए दोस्तों, सामने देखिए, जी हिंदुस्तान लाइव, आंदोलन जीवियों की सियासी साजिश का क्या है इलाज, बक्कल गैंग रिटर्न, दिल्ली बॉर्डर पर किसान कर्फ्यू, संसद पर टिकैत ट्रैक्टर का अटैक। और यह पिछले 4 दिनों से इन्होंने जमीन तैयार की थी आज के दिन के लिए कि किसान को हमें कैसे टारगेट करना है। यह देखिए दोस्तों, आगे फर्जी किसान मुक्त होगा बॉर्डर, 5 दिन पहले इनकी खबरबाजी। अब दिल्ली का नहीं, अब टिकैत का इलाज होगा, 4 दिन पहले की इनकी खबर। कृषि कानून बहाना है, अराजकता फैलाना है, कानून नहीं मोदी के खिलाफ आंदोलन। तो एक तरह से देखा जा सकता है दोस्तों, इन्होंने तमाम हदों को पार किया है हमारे किसान बंधुओं को टारगेट करने के लिए, मगर वो किसान झुक नहीं रहा है। उस किसान ने तुम्हें समझा दिया आंदोलन का मतलब। उस किसान ने इस देश को एक उम्मीद दी है, और मैं आपको बताता हूं कैसे। उस किसान ने बताया कि सामने चाहे जितनी भी ताकतवर शख्स हो, उसके सामने आपको झुकना नहीं है। उसने सत्याग्रह की डोर पकड़ के वो आगे बढ़ा, और उसने ये जीत हासिल की है। मगर जैसे मैंने कहा ना, अभी लंबी लड़ाई है, क्योंकि मीडिया किस कदर से उसे टारगेट कर रहा है वो मैंने अभी अभी आपको बताया। मगर जानते बहुत दिलचस्प बात है, आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है एबीपी न्यूज का एक कार्यक्रम। इनके 2 रिपोर्टर्स राकेश टिकैत का इंटरव्यू कर रहे हैं। जो इनमें महिला रिपोर्टर को मैंने सुना, और वो कह रही थी, टिकैत जी अब आंदोलन बंद कर दीजिए ना। मैं नहीं जानता हूं पापा की परी इस कदर परेशान हो गई है आंदोलन से, बंद कर दीजिए ना टिकैत जी। इस तरह से पूरे इंटरव्यू में मिन्नतें कर रहे थे दोनों रिपोर्टर्स कि बंद कर दीजिए टिकैत जी, बंद कर दीजिए। इस तरह से ये न्यूज चैनल्स जो हैं नौकरी करते हैं सत्ता पक्ष की। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की कि पिछले 1 साल से क्या चला रहा था और क्यों करेंगे ये।
ये इसलिए नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि ये सब अपराधी हैं किसानों को बदनाम करने के लिए। टीकरी बॉर्डर का ये नजारा देखिए दोस्तों, इस वीडियो की कुछ झलकियां देखिए, आपको पता चलेगा 1 साल बाद भी उनका क्या हौसला है। देखिए। 5-10 मिनट होर जरूर मैं ये कहना कि दो रस्ते ने एमएसपी ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ इत्तेफाकन दोस्तों, आज संविधान दिवस है। आज वो दिन है 26 नवंबर जब देश ने अपना संविधान अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अपनी बात रखने आए और इस खूबसूरत लम्हे पर भी उन्होंने सियासत का दामन नहीं छोड़ा। संविधान दिवस के मौके पर हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर संविधान आज यानी कि 2021 में बनाए जाने की कोशिश की गई होती तो शायद संविधान नहीं बन पाता। बिल्कुल सही कहा आपने प्रधानमंत्री, आज तो बन ही नहीं पाता क्योंकि आज संवैधानिक मान्यताओं को कोई और नहीं बल्कि सत्ता पक्ष बीजेपी अपने रसूख, अपने ताकत, अपनी नंगी ताकत के साथ तोड़ रही है। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिला दूं कि आपने संवैधानिक मान्यताओं को कैसे तोड़ा था। इस किसान बिल को जिस ब्रूट पावर के साथ, जिस ताकत के साथ आपने राज्यसभा में पारित किया था, विपक्ष उस पर चर्चा चाहती थी और चर्चा के बाद अपने सुझावों को वो वापस भेजना चाहते थे, आपने उसे रौंद दिया। यह पहली बार हुआ था एक अरसे के बाद जब रात भर विपक्षी सांसद महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए थे और अगले दिन फिर आपने ड्रामा भी किया था। मैं यही तो कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री, जब आप संवैधानिक मान्यताओं की बात करते हैं तो आपको क्या इस बात का अंदाजा है कि किसानों के साथ आपने क्या किया? क्या इस बात का अंदाजा? और आज भी आपने अपने मंत्रिमंडल से उस शख्स को नहीं निकाला जिसका नाम अजय मिश्रा है, जो आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अजय मिश्रा वो शख्स है दोस्तों जिसने लखीमपुर खीरी में किसानों को धमकाया कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये वो शख्स है जो लगातार किसान को चिढ़ा रहा था। आपको वीडियो याद होगा दोस्तों, किसानों के सामने से इनकी गाड़ी जा रही थी और ठेंगा दिखा रहे थे। और फिर हम नहीं भूले, उसके 2 ही दिन बाद इनके बेटे मोनू मिश्रा ने किसानों को रौंद दिया, 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजय मिश्रा पर आपका मुंह खामोश है, मगर वो जो किसान है ना, वो इस ताकत के सामने लड़ना जानता है और खड़े होना जानता है। क्योंकि हाल ही में दोस्तों लखीमपुर खीरी में एक सम्मेलन होने वाला था और उसमें अजय मिश्रा, मोनू मिश्रा के पिता, वो भाग लेने वाले थे। राकेश टिकैत ने साफ किया कि अगर आपने अजय मिश्रा उसमें शरीक हुए तो हम उनका विरोध करेंगे। उस आह्वान का, उस बयान की इतनी ताकत थी दोस्तों कि इन लोगों ने, यानी कि अजय मिश्रा ने, लखीमपुर खीरी के उस सम्मेलन में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। मगर बात अभी भी वही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तक आपने अजय मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यह सवाल तो बनता ही है ना दोस्तों। और आज संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक स्वर्णिम मौका था अपनी तमाम भूल सुधारों को करने के लिए। मगर इस मौके पर भी, जैसे मैंने कहा ना, ओछी राजनीति से मानो वो बाज नहीं आए। और मैं इस तरह की शब्दावली अपने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। इस मौके पर भी वो परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे, संविधान दिवस के मौके पर भी। बिल्कुल सही कहा आपने प्रधानमंत्री, परिवारवाद एक शाप है, एक कैंसर है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। और यकीनन परिवारवाद जो है उसने आज की तारीख में कांग्रेस को 50 सीटों पर ला दिया है, मैं उस बात से मना नहीं करूंगा। मगर परिवारवाद से भी खतरनाक है व्यक्तिवाद, यानी कि जब पूरी प्रणाली जो है एक व्यक्ति पर आधारित होती है, उसके नखरों पर आधारित होती है, उसके अहंकार पर आधारित होती है, उसकी ताकत पर आधारित होती है। और यही हो रहा है पिछले 7 सालों से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से आपने क्या किया है, सब कुछ आपके करिश्मे के आसपास होता है। हर जो कदम उठाया जाता है यह सोचा जाता है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचेगा या फायदा पहुंचेगा। और इस किसान ने उस छवि को धराशायी कर दिया है। वो लगातार अपने सोच से इस छवि को धराशायी कर रहा है
और यही वजह है पिछले 7 सालों में पहली बार आपको माफी मांगनी पड़ी। मैं नहीं भूला हूं आपने देश के सामने किस तरह से किसानों को लेकर माफी मांगी थी। फिर से सुनिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। यह किसान की ताकत है जिसकी वजह से मोदी सरकार को अपने एक फैसले को वापस लेना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी। यह किसान है जिसने गोदी मीडिया को अहिंसात्मक तरीके से, सत्याग्रही तरीके से निशाना साधा और आज की तारीख में गोदी मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। जबकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, किसानों के खिलाफ इन्होंने जिस तरह का जानलेवा प्रोपेगेंडा शुरू किया ना, वो मैं आपको बतला नहीं सकता दोस्तों। पिछले 1 साल में इस किसान ने करीब 600 जानें गंवाई, कम से कम 600 जानें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बावजूद इसके मीडिया इन्हें किस तरह से टारगेट कर रहा है। एक एक करके मिसाल। आंदोलन में खालिस्तान, राहुल अंजान। खालिस्तानी खलनायकों के कितने मोहरे। किसान आंदोलन के कनाडा कनेक्शन वाली खालिस्तानी साजिश का सच देखिए। किसान का कंधा, खालिस्तानी बंदूक। खालिस्तानी टूलकिट के साथ कांग्रेस। एक ही चैनल है मगर लगभग यही भाव हर चैनल का था। मैं नहीं भूला हूं आज से 1 साल पहले जब किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था और टीवी 9 का वो कार्यक्रम जिसमें उन्होंने कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादियों का प्रवेश हो गया है इस आंदोलन में। याद है कि आप भूल गए? इस किसान ने इस तरह की बेइज्जती का सामना किया। वो किसान जब पिज्जा खाता था, वो पिज्जा जिसकी ब्रेड का उत्पादन वो कर रहा है, जिसकी चीज का उत्पादन वो कर रहा है, इन्हें इस बात को लेकर भी जलन होती थी। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा किसान दरिद्र रहे, भिखारी बना रहे। देखिए कितनी बड़ी विरोधाभास की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने 3 कानून हटाए थे किसानों के, तब उन्होंने कहा था कि ये जो कानून है वो 10 करोड़ छोटे किसानों के लिए फायदेमंद है, मगर फिर भी मैं हटा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ लोगों को नहीं समझा पाया। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वाकई इस कानून के पीछे 10 करोड़ किसान होते तो क्या यह सरकार हटा दी? यह सरकार सिर्फ वोटों की भाषा समझती है, चुनावी राजनीति समझती है। वो समझ गई थी कि अगर इन्होंने 3 काले कानून नहीं हटाए तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सूपड़ा साफ हो जाता। अब कम से कम ये जो 3 काले कानून इन्होंने वापस लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में घुस पाएंगे। जीत और हार वो एक अलग मुद्दा है, वो तो 2022 में हमें पता चल जाएगा। अब वो कम से कम घुस पाएंगे। ये है इस किसान आंदोलन की ताकत। एक बार फिर दोस्तों, हाथ जोड़ के मैं अपने किसान भाइयों को नमन करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर बने रहेंगे। आप किसानों के बीच जो अराजक तत्व हैं उन्हें बाहर निकालेंगे अगर वो हैं। हिंसा को सही ठहराने का जरिया नहीं ढूंढेंगे, तरीके नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस देश में एक नई उम्मीद पैदा की है। इस नाउम्मीद देश में जो कि सरकार से सवाल पूछने से डरता है, और इसलिए आप सबकी जितनी ज्यादा तारीफ की जाए कम है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।